मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज मुद्दा है दक्षिण भारत का, जहां बीजेपी अपने सियासी रसूख को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीते दिनों हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस आयोजन के लिए हैदराबाद के चयन का निर्णय सुविचारित और रणनीतिक कदम था। बैठक से पहले प्रमुख भाजपा नेताओं ने तेलंगाना में डेरा डालकर संपर्क अभियान भी चलाया। फिर कार्यकारिणी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के रूप में संबोधित करने के साथ ही मुस्लिमों के पसमानदा समूह के बीच पैठ बनाने के भी संदेश को दिया। इन सब के अलावा हाल में केंद्र सरकार ने उड़न परी पीटी उषा, सुर सम्राट इलैया राजा, बाहुबली जैसी फिल्म के लेखक के विजेंद्र प्रसाद और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को मनोनयन के जरिए राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इनकी जड़ों की अगर पड़ताल करें तो उषा केरल से, इलैया राजा तमिलनाडु, विजेंद्र प्रसाद आंध्र और हेगड़े कर्नाटक से आते हैं। ये दोनों घटनाक्रम अनायास नहीं हैं। ये यही संकेत करते हैं कि बीजेपी अब दक्षिण में कर्नाटक से आगे बढ़कर अपने किले को मजबूत करना चाहती है। यह दांव बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसमें एक स्तर के बाद विस्तार की गुंजाइश सीमित हो जाएगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी वह पकड़ बनाने में सफल हुई है। बंगाल में तो वह चौथे पायदान से सीधे दूसरे स्थान पर आकर टीएमसी को टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। ओडिशा में भी बीजेपी आक्रामक रणनीति और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने के दांव से मुकाबले में आने की उम्मीद में है। ऐसे में बचता है दक्षिण, क्योंकि वहां कर्नाटक के अलावा उसका कोई खास जनाधार नहीं, इसलिए वह दक्षिण को साधने में जुटी है। इसके पीछे उद्देश्य यही लगता है कि आगामी आम चुनाव में उसे यदि अपने स्थापित गढ़ों में कुछ नुकसान उठाना पड़े तो नए क्षेत्रों से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। दक्षिण के 5 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 130 और विधानसभा की 912 सीटें हैं। बीजेपी के पास इनमें लोकसभा की 30 सीटें हैं और उसमें से 25 अकेले कर्नाटक से, यानी दक्षिण में कर्नाटक के आगे उसे बहुत काम करना है। इन राज्यों में बीजेपी की सफलता कई पहलुओं पर निर्भर करेगी। कर्नाटक में वह मजबूत है, फिर भी 2023 में लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव कुछ जीतना मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं होगा। केरल और पुडुचेरी में उसने जड़ें जमाई हैं, लेकिन तमिलनाडु और आंध्रा में बहुत कमजोर स्थिति में है बीजेपी। इन राज्यों में बीजेपी गठबंधन के लिए किन दलों के साथ आती है और प्रदर्शन कैसा करती है, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव अगले साल जीत पाती है या नहीं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं की भाजपा से बढ़ती रार तकरार तो यही संकेत करती है कि यहाँ बीजेपी की ताकत बढ़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ मात्र 7% मत प्राप्त हुए थे, लेकिन अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में उसे 20% मत मिले और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी भी बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हार गई। इसके बाद दुबक्का और हजूराबाद उपचुनावों में बीजेपी को भारी जीत मिली। हैदराबाद निकाय चुनाव में भी उसे अप्रत्याशित सफलता मिली। हालात ये है कि हैदराबाद में अपना मेयर बनाने के लिए केसीआर को ओवैसी की पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। ये रुझान तेलंगाना में बीजेपी की मजबूती का संकेत करते हैं और यही वजह है कि पार्टी यहाँ पूरे दमखम से अपनी बिसात बिछाने में जुटी है। कर्नाटक में कुछ आंतरिक खटपट का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बीएस येदियुरप्पा की सरकार और संगठन दोनों पर बढ़िया पकड़ थी। सत्ता से उनकी विदाई के बाद राज्य में बीजेपी के लिए कुछ समीकरण गड़बड़ा गए हैं। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी येदियुरप्पा की तरह राज्य के उसी ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन अभी उनकी पकड़ की परीक्षा होना बाकी है। फिर भी बीजेपी ने राज्य में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ वह हिंदुत्व, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के साथ सुशासन के दम पर मैदान मारने की उम्मीद बांधे हुए है। उसके लिए राहत की बात यह है कि जहां कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तालमेल का अभाव और टकराव जैसे हालात हैं, वहीं जेडीएस की ताकत भी कमजोर हुई है।
पिछले लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद भी बीजेपी के उस दक्षिण कर्नाटक में कमल खिलाने की सफल रही जो राजनीतिक रूप से उसके लिए बंजर भूमि मानी जाती थी। ऐसे में बीजेपी यहां कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहती, तो विधानसभा में वापसी और लोकसभा में अपनी ताकत बनाए रखने में उसे ज़्यादा मुश्किल ना आए। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बीजेपी के लिए मजबूत आधार तैयार करने में जुट गया है। यहाँ पार्टी अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से जुटी है। यही वजह है कि शीर्ष पदों को लेकर उम्र का पैमाना निर्धारित करने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में उसने उम्र दराज श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तक बना दिया। यहां बीजेपी की रणनीति आक्रामक मुस्लिम विमर्श के चलते ईसाई समुदाय के कुछ मतदाताओं को साधने की लगती है। पड़ोसी तमिलनाडु में बीजेपी के लिए मुश्किल दाल गलाना है, पर राज्य का बदलता राजनीतिक घटनाक्रम उसके लिए अवसर बनाता दिख रहा है। यहां अगर अन्नाद्रमुक दोफाड़ हुई तो उसका एक धड़ बीजेपी में मिल जाएगा तो पार्टी को जमीन मिल जाएगी। तब बीजेपी यहां सफलता का मिश्रण तैयार करने में सक्षम हो सकती है। पुडुचेरी में तो बीजेपी गठबंधन की सरकार काम कर ही रही है, पर केंद्रीय राजनीति में इस संघ शासित प्रदेश की खास हैसियत नहीं। आंध्र में अजेय दिख रहे जगन मोहन रेड्डी के चलते बीजेपी के लिए यहां कोई खास संभावना नहीं। रेड्डी की पार्टी और बीजेपी के बीच एक मौन सहमति जैसी स्थिति भी यहां संकेत करती है। अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी वहां गठबंधन के जरिए ही कोई राह तलाश सकती है। दक्षिण की राजनीतिक हवा में बदलाव के आसार दिखने शुरू हो गए। जैसे जैसे कांग्रेस का आधार इन क्षेत्रों में सिमटता जाएगा तो बीजेपी के लिए इन राज्यों में पैठ बनाने का रास्ता खुलता जाएगा। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखेंगे कि दक्षिण में बीजेपी अपना सियासी रसूख कितना और किस तरह से बढ़ा पाएगी। नमस्कार।